Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in today's lecture of elasticity of supply. So जैसे हमने इससे पहले डिमांड के केस में बात की थी जिसमें हमने कहा था कि there is an elasticity of demand. So in the same case we are here discussing also the concept of elasticity of supply. So elasticity of supply की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि हमें elasticity of demand की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने वहां पर भी एक बात की थी, वही बात जो है हम यहाँ पर आज जो है वो रिपीट करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इसका टॉपिक हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम ऑलरेडी लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो पढ़ चुके हैं। और जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ये कहता है कि अगर क्या हो जाए, अदर थिंग्स remain constant, if the other thing remain constant, other thing means the price of related goods, number of firms, technology, government policy, natural factor. So अगर ये सारी चीजें जो है वो क्या हो, वो constant हो, then क्या होगा, then there is a positive relation between price and supply of a commodity. सो ये हम ऑलरेडी जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ के आए कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो हमें ये कहता है कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं तो क्या होता है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस के अंदर और उसकी सप्लाई के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा, उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब मैं एरो ऊपर की तरफ लगाऊंगा इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं एरो डाउनवर्ड स्लोपिंग लगाऊंगा इसका मतलब वो चीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है सो क्या होगा, उसकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। मतलब प्राइस और सप्लाई जो है वो क्या होंगे, वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होगी। अब ये हमें किसने बता दिया, ये हमें लॉ ऑफ जो सप्लाई है उसने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी। बट ये जो इंफॉर्मेशन हमें लॉ ऑफ सप्लाई ने दी, एक्चुअली ये जो इंफॉर्मेशन है ये हाफ इंफॉर्मेशन है। हाफ इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो हमें ये कह रहा है कि इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई। अब वो सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी। बट ये नहीं बता रहा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई कितनी डिक्रीज होगी। मतलब हमें जो बताया जा रहा है थ्रू लॉ ऑफ सप्लाई वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें बताई जा रही है डायरेक्शन ऑफ चेंज। ध्यान से सोचो, हमें सिर्फ डायरेक्शन बताई जा रही है कि जो प्राइस और सप्लाई है वो क्या करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। भी अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। बट वो जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है ये तो हमें पता लग गई, पर वो जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो कैसे पता लगेगा। भी अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी, अब इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं लगा। जो इलास्टिसिटी का टॉपिक है वो हमें क्या करेगा, अब हमें वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायरेक्शन ऑफ चेंज वो नहीं बताएगा। मैंने कहा वो सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज नहीं बताएगा, बल्कि साथ साथ वो हमें अमाउंट ऑफ चेंज भी जो है वो बताने वाला है।
एक्चुअली वो क्या करेगा, वो जो डेफिशिएंसीज, वो जो लिमिटेशन, वो जो वीकनेस लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर रह गई थी, लॉ ऑफ सप्लाई ने क्या किया, हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज तो बता दी भी, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, पर उसने अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताया था। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक है वो हमें डायरेक्शन और अमाउंट दोनों जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाला है। अब वो कैसे देगा, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू जो है वो हम समझते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो उसमें हमें जो प्रॉब्लम आती है वो कहां पर आती है, हम उस चीज को जो है वो देखने वाले हैं। सपोज करो कि हम क्या करते हैं, एक सप्लाई कर्व बनाते हैं, ठीक है। अब हमें सप्लाई कर्व बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो y एक्सिस है उसके ऊपर हमें लेना पड़ेगा प्राइस, और जो x एक्सिस है वहां पर हमें लेनी पड़ेगी सप्लाई। अब इनिशियली क्या हुआ कि जो प्राइस है वो P है, ठीक है, और P प्राइस के ऊपर जो सप्लाई है वो है Q यहां पे, और इनिशियली हम हैं इस A पॉइंट पे, ठीक है। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अभी मैं इलास्टिसिटी पे तो पहुंचा ही नहीं हूं, अभी तो हम लॉ ऑफ सप्लाई की ही बात कर रहे हैं। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होके P1 हो जाता है तो हमने प्राइस इंक्रीज करा के P1 कर दिया। अब वो कहता है कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होके P1 होगा तो उसके करके जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। मतलब ऑलरेडी ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप सप्लाई कर रहे हैं OQ। अब ए पॉइंट पे अगर सप्लाई OQ हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस OP है। अब ये कहता है प्राइस हो गया OP1, प्राइस OP1 हुआ, अब लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो कराया, लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो कराएंगे तो वो कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो पहले से ज्यादा होने वाली है। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें सप्लाई है वो इस Q से ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब Q से ज्यादा करनी है ना, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ही एक पॉइंट जो है वो यहां पे लगा देता हूं। अब मैंने पॉइंट लगा दिया, सपोज करो कि ये मैंने प्राइस लिया P1 और उसके अकॉर्डिंगली मैंने सप्लाई ले ली Q1, ठीक। तो प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, तो हम कहां पे आ गए, हम आ गए इस B पॉइंट पे, और B पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैंने A और B को मिला दिया तो ये बन गई SS। ये क्या है, ये हमारी सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसको मैंने बिल्कुल एप्लीकेबल कराया। मैंने प्राइस बढ़ाया तो मैंने सप्लाई भी बढ़ाई, मैंने प्राइस को P से P1 किया तो मैंने सप्लाई को Q से Q1 किया, तो लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो गया। पर ये जरूरी थोड़ी है कि अगर मैंने प्राइस को P1 किया तो उसके अकॉर्डिंगली जो सप्लाई थी वो Q1 ही हो सकती थी। हमने ये कहा था कि जो सप्लाई है वो हमने Q से ज्यादा करनी है, तो Q से ज्यादा करनी है, तो Q से ज्यादा, तो मेरे पास तो इतना बड़ा एक्सेस पड़ा है, मैं जहां पे मर्जी जा सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अगले केस में ये मान लिया कि ना 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 ना, वो जो Q1 था ना वो तो मैंने गलती से ले लिया था। एक्चुअली मैं B पॉइंट पे नहीं था, मैं था C पॉइंट पे, और जो मेरी सप्लाई बड़ी थी ना वो बड़ी थी Q2, मैं तो ऐसे गलती से ले गया। मतलब मैंने ये कहा कि अब भी मैं लॉ ऑफ सप्लाई को इंप्लीमेंट करा रहा हूं। मतलब जब मैंने प्राइस को P से P1 कराया है तो जो मेरी सप्लाई है वो Q से Q2 बढ़ी है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं C पॉइंट पे हूं, पहले मैं A पॉइंट पे था, अब मैंने A और C को मिला दिया तो ये मेरी नई सप्लाई कर्व बन गई S1 S1। मुझे किसी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आपने Q2 कैसे ले लिया, आपकी सप्लाई तो Q2 हुई नहीं है। एक्चुअली जब प्राइस P से P1 हुआ था तो जो आपकी सप्लाई इंक्रीज हुई थी ना वो एक्चुअली हुई थी Q3, और आप C पॉइंट पे नहीं बल्कि आप तो D पॉइंट पे थे। मैंने कहा अच्छा मैं D पॉइंट पे था, मैंने कहा ले पहले तो मैं A पॉइंट पे था, अभी मैं D पॉइंट पे हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने A और D को मिला दिया, तो मैंने कहा लो जी अब मेरी सप्लाई कर्व जो है वो हो गई S2 S2। अब ध्यान से सोचो, अब अगर मैंने प्राइस जो है वो P से P1 किया था तो अगर मैंने सप्लाई Q से Q1 करी तो भी लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट हो गया। अगर मैंने सप्लाई Q से Q2 की तो भी लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट हो गया।
अगर मैंने सप्लाई Q से Q3 करी तो भी लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट हो गया। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो तो तीनों केसेस में इंप्लीमेंट हो रहा है, बट अब मुझे क्या पता कि मैं कौन से पॉइंट पे हूं। मैं एक्चुअली A के बाद B पे गया हूं, मैं C पे गया हूं कि मैं D पे गया हूं। क्योंकि अगर मैं A से B गया होता तो मेरी सप्लाई कर्व जो है वो SS होती। अगर मैं A से C गया होता तो मेरी सप्लाई कर्व जो है वो S1 होती। अगर मैं A से D पे गया होता तो मेरी सप्लाई कर्व S2 होती। अब सप्लाई कर्व तो एक होगी ना। अब मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी सप्लाई कर्व जो है वो SS है, S1 है कि S2 है। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई ने मुझे सिर्फ इतना बता दिया कि भाई साहब क्या होगा जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा ना तो उसकी सप्लाई जो है उसको बढ़ा लेना। मुझे सिर्फ इतना बता गया कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है अगर वो बढ़ जाता है तो सप्लाई जो है उसको बढ़ा लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइस बढ़ाया तो उसके मैंने सप्लाई जो है वो Q से Q1 बढ़ा ली। अगले केस में मैंने Q से Q2 बढ़ा ली। अगले केस में मैंने Q से Q3 बढ़ा ली। पर अब लॉ ऑफ सप्लाई प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि मुझे ये नहीं बता रहा कि मुझे Q से जाना कहां पे है। मुझे Q से Q1 जाना है, मुझे Q से Q2 जाना है कि मुझे Q से Q3 जाना है। आधी बात कर गया, भी सिर्फ इतना बता गया कि प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ा लेना, पर कितनी बढ़ा लेना ये तो बता के ही नहीं गया। तो मैं कई बार Q पे घूम रहा हूं, कभी मैं Q2 पे घूम रहा हूं, कभी मैं Q3 पे घूम रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता लग रहा। इस केस के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये हमारी हेल्प करेगा। ये हमें ये बताएगा कि अगर हम इनिशियली ओपी प्राइस के अकॉर्डिंगली ओक्यू सप्लाई पे हैं और अगर प्राइस P से P1 होता है तो हम एक्चुअली कौन से पॉइंट पे जाएंगे। हम Q से Q1 जाएंगे, हम Q से Q2 जाएंगे, हम Q से Q3 जाएंगे, कहां पर जाएंगे इसका आंसर जो है वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो देने वाला है। वो अल्टीमेटली हमें ये बताने वाला है कि जब प्राइस के अंदर चेंज आएगा तो सप्लाई के अंदर कितना चेंज आएगा वो हमें बताने वाला है कि एक्चुअली अमाउंट ऑफ चेंज जो है वो कितना रहने वाला है। मतलब वो हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज तो बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपने सप्लाई बढ़ानी है, आपने सप्लाई कम नहीं करा देनी। प्राइस बढ़ेगा तो जो भी आपकी न्यू सप्लाई आएगी वो क्या आएगी, वो पुरानी सप्लाई से ज्यादा आएगी। मतलब इधर प्राइस बढ़ा, इधर मैंने क्या किया, सप्लाई बढ़ा दिया। फिर इधर P से P1 किया, इधर मैंने Q से Q1 कर दिया, Q2 कर दिया, Q3 कर दिया। भी ये तो उसने बोल दिया भी जो नया आंसर आएगा सप्लाई का वो पुरानी सप्लाई से ज्यादा आएगा। अब ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ चेंज, पर साथ के साथ वो मुझे ये भी बताएगा कि जो नया आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो Q1 आएगा, Q2 आएगा कि Q3 आएगा। मतलब जो बात हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता रही है वो हमें लॉ ऑफ सप्लाई ने नहीं बताई थी। मतलब जो उसने नहीं बताया अब ये टॉपिक जो है वो उसको बताने वाला है। कहने का मतलब क्या है भाई, अब हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इसका मीनिंग हम लेते हैं। तो ध्यान से इसका मीनिंग जो हमने समझना है वो कैसे समझना है वो याद रखना है कि जो इलास्टिसिटी हमारे सिलेबस के अंदर है वो कौन सी है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमारा सिलेबस है। अब हम पहले तो इसको इसके नाम से समझेंगे कि एक्चुअली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इसका मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं। सबसे पहले वो कहता है आपने करना क्या है, आपने सप्लाई, अब सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो गया। सप्लाई में क्या होता है, अब याद करो मैंने कहा था कि देयर इज अ वर्ड व्हिच इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड एंड यूनिट सप्लाई। एक होता है सप्लाई और एक होता है क्वांटिटी सप्लाइड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि जब हम सप्लाई की बात करते हैं उसके अंदर बहुत सारे आपको प्राइस देखने को मिलेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको बहुत सारी सप्लाई देखने को मिलेंगी। क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, आपको एक सिंगल प्राइस जो है वो देखने को मिलता है और उसके सामने एक सिंगल सप्लाई जो है वो देखने को मिलती है। अब ध्यान से देखो, हमने लिखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड नहीं लिखा। इसका मतलब जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे उसके अंदर हम कोई एक प्राइस और उसके सामने एक सप्लाई नहीं लेंगे, बल्कि हम बहुत सारे प्राइस लेंगे और उसके सामने बहुत सारी सप्लाई लेंगे। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरा जो वर्ड है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वर्ड कहां से बना है? वो बना है इलास्टिक से। वो इलास्टिक नहीं होता जब आमतौर पे यूज करते हैं इलास्टिक। अब जो इलास्टिक होता है उसको इलास्टिक ही क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या होता है? वो होता है फ्लेक्सिबल, यानी उसके अंदर क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी को आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि उसके अंदर क्या होता है? स्ट्रेचेबिलिटी होती है। स्ट्रेचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज जो है वो क्या है? वो इलास्टिक है। देखो इलास्टिसिटी इससे बना इलास्टिक। इलास्टिक क्या होगा? फ्लेक्सिबल। अब जो चीज फ्लेक्सिबल है हम क्या कर सकते हैं? उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। सो स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिक और इलास्टिसिटी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, सारे के सारे सेम है। तो वो कहता है कि क्या है? इलास्टिसिटी का अल्टीमेटली मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, या हमने बात करी स्ट्रेचेबिलिटी की। अब एग्जांपल से लेके चलते हैं। मेरे हाथ में ना ये मार्कर है, ठीक है? मैं कहता हूं कि ये मार्कर जो है इसकी ये जो लेंथ है वो है सपोज करो कि 6 इंच। ओके, अब मुझे इस मार्कर को बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा करना है। तो मैंने क्या किया? मैंने इस मार्कर को पकड़ा, मैंने इस मार्कर को पकड़ा और मैंने इसे खींचा। तो मैंने खींचा नहीं गया मेरे से, मैंने इसको फिर से जोर लगाया, मैंने थोड़ा खींच लूं, नहीं खींचा नहीं जा रहा। मैंने थोड़ा और जोर लगाया, मैं उसको खींच लूं, इसको बड़ा कर लूं, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। ये उतने का उतना ही है। इसका मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रेचेबिलिटी, इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं है। मतलब जो आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, मार्कर है, डस्टर है, उसको आप जितना मर्जी खींच लो उसने स्ट्रेच नहीं होना। तो क्या होगा? मैं कहूंगा कि उसके अंदर किसी तरह की कोई स्ट्रेचेबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है? मतलब इसमें स्ट्रेचेबिलिटी जीरो, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो, इलास्टिक नहीं है, मतलब इलास्टिसिटी कितनी? जीरो। मतलब ये तो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है ही। ये बोर्ड है आपके सामने, तो मैंने जोर लगाया, इस बोर्ड को मैं ना थोड़ा ऐसा खींचूं, ऐसे ऐसे जोर लगाऊं तो ये क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मैंने पूरा जोर लगा दिया, ये बोर्ड उतने का उतना ही है। ये बोर्ड बड़ा नहीं हो रहा, मैं इसको खींच रहा हूं, ये चीज बड़ी नहीं हो रही। मेरे हाथ में ये डस्टर है, मैंने इस डस्टर को खींचा भी, ये डस्टर बड़ा हो जाए, ये डस्टर भी बड़ा नहीं हो रहा, ये भी उतने का उतना है। इसका मतलब इस डस्टर में भी कोई स्ट्रेचेबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई इलास्टिसिटी नहीं है। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं कहता हूं कि ये एक बोर्ड का साइज है, बोर्ड जो है वो यहां से शुरू हो रहा है और जाके 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 यहां पे खत्म हो गया, मैं कहता हूं कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है। मतलब क्या है कि अगर ये यहां से शुरू हो रहा है इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पे जाके ये खत्म हो रहा है, इसका मतलब कि जो इसकी प्रेजेंट पोजीशन है उतनी ही रहेगी। अगर किसी चीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिसिटी नहीं है, इसका मतलब आप उसकी प्रेजेंट पोजीशन जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो है वही है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, आप उसको हिला भी नहीं सकते। तो मतलब अगर किसी भी चीज की प्रेजेंट पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई स्ट्रेचेबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई इलास्टिसिटी नहीं होगी। ठीक हो? बात क्लियर? अब मैंने अपनी पॉकेट से अपना हैंकी निकाला, तो ये मेरी पॉकेट में मेरा हैंकी है। अब दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, दिस इज अ पीस ऑफ क्लॉथ ना। तो मैंने इसको, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको ऐसे खींचा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये इतना है और अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे किया तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, यानी अब मैं इसकी प्रेजेंट पोजीशन चेंज कर सकता हूं। मतलब अब सोचो कि अगर मैंने अपना हैंकी जो है वो यहां पे रखा और ये यहां पे है, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा खींचूं तो ये हल्का सा इधर हो गया, मतलब इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी तो है।
मतलब इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी है। ठीक, अगर मेरी शर्ट की बात करें तो मैं कहूं कि ये मेरी शर्ट है, तो देखो मैंने अपनी शर्ट यहां से पकड़ी और इसको ऐसे खींच लिया, तो हल्की सी मेरी शर्ट जो वो खिंच गई। इसका मतलब मेरी शर्ट में भी इलास्टिसिटी है, मेरी शर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरी शर्ट में स्ट्रेचेबिलिटी है। अब आमतौर पे मार्केट के अंदर कई बार जीन्स लेने जाते होंगे तो आपको वो कहेगा कि ये जो जीन्स है ना ये स्ट्रेचेबल है, ये टॉप जो है वो क्या है, वो स्ट्रेचेबल है। तो स्ट्रेचेबल का मतलब क्या, आप उसको ऐसे थोड़ा सा खींचो तो वो खिंच जाएगा ना, दैट इज स्ट्रेचेबिलिटी। अगर कोई चीज वो ये कहता है कि ना ये तो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है जी, मतलब आप उसकी प्रेजेंट पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, तो यही स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो हमें कहां ढूंढनी है, वो हमें इस इलास्टिसिटी के अंदर जो है वो ढूंढनी है। अब इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। एक्चुअली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, वो कहता है आपने क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइस भूल जाओ, ठीक है। वो कहता है आपने सप्लाई के अंदर इलास्टिसिटी ढूंढनी है, मैं प्राइस को भी नहीं डील कर रहा हूं। वो कहता है अपने सप्लाई के अंदर आने वाली इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी का पता लगाना है कि जो आप कम्युनिटी स्टडी कर रहे हो उसकी जो सप्लाई है वो कितनी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, मतलब जो सप्लाई है हम उसको कितना ज्यादा खींच सकते हैं। आपने वो जो खिंचाव है, वो जो स्ट्रेचेबिलिटी है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने वो पता लगानी है। और जो स्ट्रेचेबिलिटी पता लगानी है, अब सोचो अगर स्ट्रेचेबिलिटी है इसका मतलब क्या होगा, सप्लाई चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर स्ट्रेचेबिलिटी है ही नहीं इसका मतलब आप उसकी प्रेजेंट पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। वो कहता है सप्लाई की स्ट्रेचेबिलिटी का पता लगाओ, मतलब सप्लाई की स्ट्रेचेबिलिटी होगी, सप्लाई में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सप्लाई को चेंज कर सकते होंगे। अब कितना चेंज कर सकते होंगे वही हमने ढूंढना। पर वो कहता है कि अब जो सप्लाई है वो स्ट्रेचेबल है, कैसे, एग्जांपल लेते हैं। अब मैं प्राइस क्यों नहीं डील कर रहा था, इसको प्राइस को छोड़ ही देते हैं एक बार। अब ध्यान से समझना, अगर हम ऐसा लिखें, हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की हेल्प लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं प्राइस और यहां पे हम ले लेते हैं सप्लाई। अब प्राइस है P और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई है Q और आप हैं इस A पॉइंट पे। A पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो सप्लाई कर्व है वो है SS, ठीक हो गया, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। क्या हुआ भी, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी थी वो हो गई महंगी, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी महंगी हुई, मतलब वो मार्केट के अंदर ज्यादा आएगी। अगर वो मार्केट में ज्यादा आएगी तो आपकी कमोडिटी तो उसके साथ यूज होनी है, इसका मतलब आपकी कमोडिटी भी मार्केट के अंदर क्या होगा, ज्यादा आएगी। इसका मतलब सप्लाई तो आपकी कम्युनिटी की बढ़ गई। और इजी कर लो, सपोज करो कि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई। अब नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज होंगी तो सप्लाई क्या होगा, ज्यादा होगी। तो अब सोचो कि मैंने सप्लाई जो है उसको Q से बढ़ा के कर दिया Q। अब सोचो जो मैंने सप्लाई को बढ़ाया वो किसके करके बढ़ाया, जो सप्लाई बढ़ी है वो किसके करके बढ़ी है, वो बढ़ी है क्योंकि मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो क्या हो गई हैं, वो इंक्रीज हो गई हैं, इसी करके सप्लाई बढ़ी है ना। नंबर ऑफ फर्म के इंक्रीज होने के करके सप्लाई बढ़ी है ना, मतलब अब नंबर ऑफ फर्म्स के करके सप्लाई बढ़ी, क्या है वो है अदर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई अदर देन प्राइस। अब सोचो हमने कहा था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हमने कहा कि अगर तो सप्लाई इंक्रीज होती है ड्यू टू प्राइस ऑफ दैट कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई, और अगर सप्लाई डिक्रीज होती है ओनली ड्यू टू प्राइस ऑफ द कम्युनिटी देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। बट अगर सप्लाई इंक्रीज होती है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर सप्लाई डिक्रीज होती है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस then it is called a decrease in supply।
और हमने ये भी कहा था कि अगर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप सेम सप्लाई कर्व पे रहेंगे, बट अगर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता और इंक्रीज डिक्रीज होता है, आप क्या होगा, आप सेम सप्लाई कर्व पे नहीं रहेंगे, आप किसी और सप्लाई कर्व पे चले जाएंगे। अब सोचो, अब जो सप्लाई बढ़ी है वो किसके करके बढ़ी? अब वो प्राइस करके तो नहीं बढ़ी। जो सप्लाई बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो इंक्रीज हो गई है। मतलब अब क्या हुआ, अब आप इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए, सप्लाई इंक्रीज हुई ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, तो अब आपकी सप्लाई कब हो गई, S2 यानी अब आपकी सप्लाई जो है वो चेंज हुई, है ना। यानी पहले Q थी अब Q1 हुई, मतलब मैंने उसकी प्रेजेंट पोजीशन से उसको खींचा, कहां पे, राइट हैंड साइड में, तो मैं उसको ऐसे राइट हैंड साइड में खींच के ले गया, कहां तक, Q1 पे। मतलब जो आपकी सप्लाई है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, सप्लाई के अंदर इलास्टिसिटी, सप्लाई के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, सप्लाई के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी मैंने क्रिएट कर दी। मतलब मैंने सप्लाई को स्ट्रेच कर दिया, मैंने सप्लाई को खींच दिया Q से Q1 पे। किसके करके? सोचो, ये जो सप्लाई स्ट्रेच हुई है वो किसके करके हुई है? ये जो सप्लाई Q से Q1 पे गई है वो क्यों गई है? क्योंकि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हुई। बात सोचने वाली। अगर क्या होता, अगर होता ये कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी पहले से घटिया हो जाती, तो क्या होता, आपकी सप्लाई जो है वो हो जाती कम और आप आ जाते इस Q3 पे। ध्यान से सोचो, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी घटिया हो गई, तो आपकी सप्लाई जो है वो Q से कम होके Q3 हो गई, तो अब आपकी सप्लाई कब होती, S3 यानी अब आपकी सप्लाई फिर मैंने खींची Q से Q3, है ना। सप्लाई में स्ट्रेचेबिलिटी तो मैंने क्रिएट कर दी, सप्लाई में फ्लेक्सिबिलिटी तो मैंने क्रिएट कर दी। किसके करके? जो मैंने स्ट्रेचेबिलिटी क्रिएट करी, जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करी, वो मैंने करी इसके करके, टेक्नोलॉजी के पहले से डिटीरियोरेट होने के करके। अब सप्लाई में इलास्टिसिटी, सप्लाई में फ्लेक्सिबिलिटी, सप्लाई में स्ट्रेचेबिलिटी पता लगा रहे, किसके करके पता लगा रहे, किसके करके पता लगा रहे हैं? यहां पे किसके करके पता लगाई थी, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होने के करके। यहां पे किसके करके पता लगाई है, टेक्नोलॉजी के पहले से डिटीरियोरेट होने के करके। वो कहता है ये नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने नंबर ऑफ फर्म को चेंज नहीं कराना, आपने कोई भी टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कराना, क्योंकि जो हमने आपको टॉपिक दिया है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब हमने क्या करना है, जो भी आपकी सप्लाई है उसके अंदर हमने क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पता लगानी है, बट किसके करके, ड्यू टू प्राइस। तो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम क्या पता लगाएंगे, हम ये पता लगाएंगे कि जो भी आपकी कमोडिटी की सप्लाई है वो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसको कितना ज्यादा खींच सकते हैं, पर किसमें आने वाले चेंज के करके, प्राइस में आने वाले चेंज के करके। मतलब हमने सप्लाई की स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी पता लगानी है, पर उसमें हमने नंबर ऑफ फर्म्स नहीं चेंज करानी, हमने उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म चेंज नहीं कराना, हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं करानी, हमने नेचुरल फैक्टर चेंज नहीं कराने, हमने प्राइस ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी जो है उसको चेंज नहीं कराना। हमने सिर्फ एक चीज को चेंज कराना है, और वो एक चीज क्या है, वो है प्राइस। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम ये देखेंगे कि सप्लाई कितनी स्ट्रेचेबल है, सप्लाई कितनी चेंज होती है जब उस कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होता है, बस। यानी जो चेंज कराना है ना वो उस कमोडिटी का सिर्फ अपना प्राइस चेंज कराना है, और किसी चीज को चेंज मत कराने बैठ जाना। जैसे अब क्या होगा, अब हम डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये वही डायग्राम है जो मैंने शुरू में बनाई थी, नई डायग्राम नहीं यूज कर रहा हूं। यहां पे प्राइस है और यहां पे सप्लाई है।
इनिशियली प्राइस है ओपी और इनिशियल सप्लाई है ओक्यू और हम हैं ए पॉइंट पे। अब मैंने सप्लाई को बढ़ाना है, बट किसके करके? ये नहीं है कि वहां पे मैं नंबर ऑफ फॉर्म चेंज कराऊंगा, ये नहीं है कि मैं वहां पे टेक्नोलॉजी चेंज कराऊंगा ना। जो मैंने सप्लाई को इंक्रीज कराना है वो मैंने प्राइस के करके इंक्रीज कराना है। अब सप्लाई इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, अब सप्लाई इंक्रीज होने वाली है तो प्राइस क्या होगा? प्राइस भी इंक्रीज होगा। सो प्राइस मैंने P1 से P से बढ़ा के कर दिया P1, तो मैं आ गया इस B पॉइंट पे। अब एक तो ये हो सकता है कि मेरी सप्लाई कर्व एसएस हो, ध्यान से देखो, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, सप्लाई मैंने Q से Q1 तक स्ट्रेच कर ली, यानी जो सप्लाई Q से Q1 गई है वो किसके करके गई है? वो गई है प्राइस के करके, तो ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। अगर क्या होता कि जो सप्लाई है वो P1 इंक्रीज होने पे वो पहुंच जाती Q2 पे, अब मैं आ जाता इस C पॉइंट पे, अब A और C को मिला देता, S1 बन जाती। अब क्या हुआ? अब भी सप्लाई Q से Q2 इंक्रीज हुई, किसके करके? प्राइस के करके, तो ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। अगर ये भी ना हुआ होता और जो सप्लाई है वो जब प्राइस मेरा P से P1 हुआ तो मेरी सप्लाई जो है वो Q2 से Q3 भी हो सकती थी और मैं इस D पॉइंट पे हो सकता था, उसके अकॉर्डिंगली मेरी सप्लाई कर्व S2 भी हो सकती थी। अब मेरी सप्लाई इंक्रीज हुई फ्रॉम Q टू Q3, क्यों? क्योंकि प्राइस हुआ P से P1, तो ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। मुद्दे की बात क्या है? लमसम में बात करें तो लमसम में बात ये हो रही है कि जब प्राइस P से P1 हो रहा है तो सप्लाई Q से Q1 हो सकती है, सप्लाई Q से Q2 हो सकती है, सप्लाई Q से Q3 हो सकती है, ठीक है। अब सप्लाई स्ट्रेच हो रही है, किसके करके? प्राइस के करके ना, तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब अगर तो सप्लाई हो रही है Q से Q1 तो कम हो रही है, मैं कहूंगा स्ट्रेचेबिलिटी क्या है? कम। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कम। इलास्टिसिटी क्या है? कम। अगर वो Q से Q2 हो जाती है तब थोड़ी ज्यादा हो गई, मैं कहूंगा अब इलास्टिसिटी ज्यादा है, अब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, अब स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है। अगर Q से Q3 हो गई, मैं कहूंगा अब तो इलास्टिसिटी और ज्यादा है, अब तो फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा है, अब तो स्ट्रेचेबिलिटी और ज्यादा है। मतलब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू कितनी होगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जब प्राइस में चेंज आता है तो जो सप्लाई है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी जो है वो चेंज होती है, ठीक है। मतलब वो Q1 चेंज होती है कि Q2 चेंज होती है कि Q3 चेंज होती है। अगर Q1 है तो कम, Q2 है तो ज्यादा, Q3 है तो और ज्यादा। तो जितना आप सप्लाई को स्ट्रेच करा लेंगे, जितना आप सप्लाई को खींच लेंगे अपनी प्रेजेंट पोजीशन से, उतनी ही सप्लाई क्या होगी? ज्यादा इलास्टिक होगी। जितना आप सप्लाई को कम खींच पाएंगे उतनी ही सप्लाई कम इलास्टिक होगी। कहने का मतलब क्या? अब ये मत कहना कि सप्लाई हमेशा हम आगे ही लेके जाएंगे। अगर प्राइस अपनी इनिशियल पोजीशन से कम हो गया होता तो क्या होता? अब प्राइस कम हुआ है तो सप्लाई क्या होती? कम होती, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से अंदर की तरफ आती। अब अंदर की तरफ जितना खींच लिया वो भी आपकी इलास्टिसिटी है। अगर तो अंदर की तरफ आपने कम खींचा तो इलास्टिसिटी कम, ज्यादा खींच लिया तो और ज्यादा खींच लिया तो और ज्यादा। मतलब हमने प्राइस के करके सप्लाई में जो चेंज आता है हमने वो चेंज मेजर करना है कि वो जो चेंज है वो कितने अमाउंट के अंदर आता है। अब वो चेंज जितने ज्यादा अमाउंट के अंदर आएगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा, जो वो चेंज है वो जितने कम अमाउंट के अंदर आएगा इलास्टिसिटी उतनी कम। So price elasticity of supply measures the change in supply due to change in price, or I can say that it measures the amount of change in supply due to change in price of the कमोडिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है तो
प्राइस के करके जो सप्लाई है वो कितनी इलास्टिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी स्ट्रेचेबल है, हम उसका पता जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर जो है वो लगाते होते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच.